नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। तो देखिए, लोकसभा चुनावों की चर्चाएं जो है वो लगातार चल रही हैं और हर एक दिन नए प्रत्याशियों का ऐलान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी 80 का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं अपने अभी तक 73 खिलाड़ियों को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतार दिया है। वहीं सपा और बसपा भी धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों को देखते हुए और दूसरे प्रत्याशी की ताकत को देखते हुए ऐन मौके पर टिकटों को बदला भी जा रहा है। वहीं बीजेपी ने इस बार अपने कई नामी चेहरों के टिकट काट दिए, जिसके बाद अब अंदर खाने में कई चीजें चल रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट मैनपुरी से डिंपल यादव ने अपना नामांकन का पर्चा भर दिया। पूरे बल के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने पति और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ, चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ और वो मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्होंने पुष्प अर्पित किए और उनसे आशीर्वाद लिया। क्योंकि मैनपुरी की अगर हम बात करें तो मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है और इस गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी जोर शोर से लगी हुई है। वहीं आपको बता दें कि अलग अलग सीटों के अपने अपने समीकरण हैं। आज इन्हीं पर हम बात करेंगे और आज की जो खबरें हैं उस पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष हमारे साथ आगरा से हैं, दिवाकर बहराइच से, प्रमोद इटावा से और विजय देवरिया से। शुरुआत देवरिया से कर लेते हैं। विजय, देखिए, राम त्रिपाठी का टिकट कट गया। एक नामी चेहरा, एक बड़ा नाम टिकट काट दिया गया। शशांक मणि को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके बाद देवरिया में कैसी हलचलें? जी, बता दें कि देवरिया में जो रमापति राम त्रिपाठी का टिकट कटा है, ये भी एक छोटी हस्ती नहीं थे। इनके बेटे शरद मणि त्रिपाठी जो सांसद थे, एक बार जूता कांड के नाम से वो शोर में आए थे, जिसके बाद शरद मणि त्रिपाठी का टिकट काट करके रमापति राम त्रिपाठी को देवरिया सदर से दिया गया था। वहीं शशांक मणि की जो चर्चा है, ये भी कोई छोटी हस्ती नहीं है। इनके दादाजी जो थे वो कई जिलों के डीएम रह चुके हैं। वहीं इनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं। उसके बाद से देवरिया लोकसभा से 2 बार सांसद रहे, जहां की उसके बाद से इनका ये जो खानदानी पारंपरिक है, जो राजनीति में रहना, ये इनका शुरू से ही रहा है। 2014 से बीजेपी से ये देवरिया लोकसभा से टिकट मांग रहे थे, जो कि इस बार इनका ये सपना पूरा हुआ है। वहीं देवरिया में इस बार लोकल की मांग जो थी तेज हो गई थी, जिसको देखते हुए बीजेपी खेमे ने इस बार लोकल के ही कैंडिडेट को टिकट दिया है और जिससे कि हलचल तेज हो गई है और इनका चुनाव जीतने, बीजेपी का जो टकराव था, इस बार कुछ उम्मीदें और बढ़ गई, जिससे कि बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा देवरिया लोकसभा से। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के आपका कहना है, जो आपके सोर्स बताते हैं, जो ये टिकट दिया गया है शशांक मणि को, ये बेहतर टिकट है, यानी कि बेहतर चेहरा है, लोकल का चेहरा है और कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा दिला सकते हैं, क्योंकि 80 का लक्ष्य लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। एक भी सीट खाली जाना उसके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अब 7 की बात हो गई है। अब खुद अमित शाह ने कहा 65 और 73 पर बात नहीं होगी, अब हमें 80 चाहिए। जनता कितनी खुश दिखी इस फैसले से भाजपा के? जी, बता दें कि देवरिया में अभी कुछ दिन पहले, होली से पहले देवरिया में योगी जी का कार्यक्रम था, जो योगी जी खुले मंच से कहे थे कि माटी का लाल इस बार करेगा कमाल। वहीं देवरिया में माटी के लाल के नाम से जाने वाले हैं शशांक मणि, जाने जाते हैं देवरिया में, और यहाँ की जनता है शशांक मणि के टिकट मिलने से काफी हद तक खुश है, जो कि लगातार 2014 में कलराज मिश्रा यहाँ से सांसद थे, जो कि देवरिया के निवासी नहीं थे, और वहीं 19 में जब टिकट रमापति राम त्रिपाठी को मिला तो एक बार ये जंग छिड़ा था कि हमको लोकल चाहिए, बाहरी नहीं स्वीकार है। इस बार भी वही जंग तेज हो गया था, जो कि इस बार उसी चीज को देखते हुए, क्योंकि जहां इंद्रबंधन अपना प्रत्याशी उतारा है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे प्रवक्ता है अखिलेश प्रताप सिंह, ये देखा गया कि कौन होगा जोरदार। बीजेपी ने देख करके निर्णय लिया है और शशांक मणि को यहां से मौका दिया है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहूंगी प्रमोद, जिस तरीके से आज मैनपुरी, क्योंकि वही लेन है तो मैनपुरी को भी जोड़ रहे हैं आपके साथ, आज शक्ति प्रदर्शन किया डिंपल यादव ने, और उसके जो डिंपल यादव के सामने भी कोई छोटे प्रत्याशी नहीं है। बीजेपी ने अपने मंत्री को उतारा है, उसके साथ बसपा ने भी बहुत तगड़ा चेहरा उतार दिया है।
क्योंकि जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, डिंपल यादव ने आज शक्ति प्रदर्शन किया, वो मुलायम सिंह यादव की वहां पर गई, उन्होंने पुष्प भी अर्पित किए, आशीर्वाद लिया। क्या माहौल बन रहा है पूरा? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से आज सपा प्रत्याशी जो डिंपल यादव ने, अखिलेश यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव थे और शिवपाल सिंह यादव भी थे, उन्होंने एक साथ में जाकर के अपना बहुत बुलंदी के साथ आज अपना नामांकन किया है। जिस तरीके से अभी जो जानकारी है, जो बसपा जो प्रत्याशी है जो इटावा के रहने वाले हैं शिव प्रसाद यादव, उनको बसपा ने मैनपुरी लोकसभा से टिकट दिया है, जहां एक तरफ टक्कर पहले भाजपा और सपा की बराबरी की देखने को मिल रही थी, पर अब बीएसपी का कैंडिडेट उतरने से अब थोड़ी सी भाजपा की थोड़ी सी मुश्किलें अवश्य बढ़ गई हैं, पर अब बीजेपी को वहां कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके चलते पहले जो हालात इटावा के हैं, इटावा की अगर बात की जाए तो रामशंकर कनेरिया जो कि यहाँ 2 बार सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार फिर उनको मौका दिया गया है, और उसी को देखते हुए वो प्रतिदिन अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में जगह जगह क्षेत्रों में सिकंदरा हो, लेकिन उनका सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो भी आपने सुना होगा, उन्होंने बड़ी अजीब सी नसीहत दी है वोटरों को कि आप मोबाइल से वोट कर दीजिएगा। जी हाँ, जिस तरीके से एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है उसके बारे में जानकारी अभी मिली है, तो जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जो आपके अपने बाहर हैं उनको फोन करके बुला लीजिएगा, वोट करवा दीजिएगा, जिस तरीके से उन्होंने एक वीडियो उनका बेसल सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पर अगर बात कही जाए तो इटावा के तो या यहाँ के समाजवादी पार्टी के जो जितेंद्र दोहरे जो प्रत्याशी हैं वो भी लगातार अपना प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। अभी कांग्रेस का यहाँ तक कोई कैंडिडेट इटावा में तो अभी है नहीं, कांग्रेस सिर्फ बसपा है और वो है और भाजपा। जिस तरीके से जो इटावा का जो प्रशासन है और 18 तारीख को जो नामांकन होना है रामशंकर कनेरिया जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिसकी केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं वो यहाँ आएंगे और उनके साथ में जाकर के नामांकन पत्र को दाखिल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटी सी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल मनीष, आगरा और ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, पेठा और ताजमहल के लिए आगरा प्रसिद्ध है, और वहां पे अजीब से समीकरण भी हैं, जातीय समीकरण भी हैं, लेकिन हमेशा से हमने देखा वहां पर भाजपा का एक अच्छा वोट बैंक है। 2014 में भी वहां से भाजपा विजय हुई थी, उसके बाद भी बीएसपी जो है वो हमेशा कभी आज तक वहां पर खाता नहीं खोल पाई, हालांकि वो दूसरे नंबर पर जरूर रही है लेकिन वहां खाता नहीं खोल पाई। इस बार का जो मुकाबला है वो किस तरीके का देखा जा रहा है आगरा के अंदर? देखिए मैं बिल्कुल बता दूं, अगर अभी की बात की जाए सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है जो कि फतेहपुर सीकरी जो सांसद है राजकुमार चाह, भाजपा ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया था, लेकिन अब सूत्रों की माने तो उनका टिकट काट दिया गया है। वहीं मैं बात करूं तो गठबंधन की बात की जाए तो वो कोली समाज से किसी को उतार रहे हैं, प्रत्याशी चुनकर भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि बड़ी खबर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, राजकुमार चाहर को टिकट मिली थी वो कट चुकी है पूरी तरीके से। हम लोग कह सकते हैं सूत्रों के अनुसार पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि भाजपा ने अपना प्रत्याशी फतेहपुर सीकरी से चेंज कर दिया, तो ये एक बड़ी खबर है दर्शकों के लिए। वहीं अगर बात की जाए जातीय आंकड़ों की बात की जाए, मतदाताओं की बात की जाए, तो एक साफ कह सकते हैं हम लोग आगरा में 2 लोकसभा सीटें हैं, फतेहपुर सीकरी और आगरा, तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसे वर्ग का एक अच्छा वोट है, 3,19,000 वोट है। उसके बाद बात की जाए ब्राह्मणों की बात की जाए, वो भी एक अच्छा खासा वोट है। वहीं अगर बात की जाए मेल और फीमेल की बात की जाए तो 10 लाख से ज्यादा वोट मेल का है। वहीं मैं बात करूं महिलाओं का तो 11 लाख कुछ वोट महिलाओं का। तो वहीं मैं बात करूं भाजपा अगर बात की जाए जो महिलाओं को लुभाने के लिए पूरे तरीके से तैयारी करती हुई नजर आती है, चाहे मैं गैस सिलेंडर की बात करूं या फिर अन्य किसी भी नारी सशक्तिकरण की बात करूं या एंटी रूमी की बात करूं, तमाम प्रकार से हम लोग कह सकते हैं भाजपा महिलाओं को भी लुभाने में कोई खैर कसर नहीं छोड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये एक बड़ी खबर है दर्शकों के लिए। मनीष देखिए, लोकसभा चुनाव है और ये आते जाते रहेंगे, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है, तो मैं चाहूंगी आप अपनी गाड़ी को कहीं साइड में लगा करके तब हमसे बात करें। ड्राइविंग के वक्त बात करना ठीक नहीं है। हमारे साथ दिवाकर भी जुड़े हुए हैं बहराइच से। दिवाकर, देखिए आपने अलग अलग जिलों की किस्से सुने कि किस तरीके का चुनावी माहौल चल रहा है। हम बहराइच के बारे में तो आपसे बाद में बात करेंगे। बीजेपी ने अपने 73 प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है। देखिए बीजेपी इन सब में सबसे आगे है, जो अपने प्रत्याशियों का नाम लगातार
सामने रख रही है, लेकिन अभी जो अन्य पार्टियां वो थोड़ी दहशत में है और सोच विचार करके अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं। लेकिन एक जो सीट है जो बीजेपी के लिए भी हड्डी सी बनी है वो है कैसरगंज की सीट, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के ये सीट, इस पर क्या कहेंगे? देखिए सोमा, निश्चित तौर पर इस समय केवल उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं की जाए, अगर पूरे भारत की बात की जाए तो कैसरगंज एक ऐसी हार्ड सीट बन करके उभरी है जिसको लेकर के पूरे देश और प्रदेश में कौतूहल है कि आखिर कैसरगंज का क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज पर क्या स्टैंड लेगी। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी से जो कैसरगंज से इस समय सांसद है वो ब्रजभूषण शरण सिंह है, जो पहले भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी थे और वो 6 बार के सांसद रह चुके हैं। वो गोंडा से, बलरामपुर से और कैसरगंज से जो है सांसद रहे, एक बार उनकी पत्नी भी सांसद रही हैं। तो कुल मिलाकर के चूंकि उनका एक काफी बड़ा राजनीतिक कैरियर रहा है, 1991 से लेकर के वो लगातार सांसद है और इस बार अब तक जो भी उत्तर प्रदेश में सभी सीटें घोषित हो चुकी, मात्र 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं है। उसमें पहली सीट रायबरेली है और दूसरी कैसरगंज है। तो कैसरगंज इस समय प्रदेश की सबसे जो है हार्ड सीट मानी जा रही, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। और सौम्या, मैं ये भी आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय एक ऐसी पार्टी है जिसमें जो है वो टिकट कहां से तय होता है इस बात को कोई नहीं बता सकता। हमारे जो सूत्र बताते हैं उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग में भी जो लोग बैठते हैं उनके भी टिकट कट जाते हैं और उनको पता नहीं चलता। तो इतना सीक्रेट तरीके से उम्मीदवारों का चयन भारतीय जनता पार्टी में होता है। और भारतीय जनता पार्टी में बाकायदा उम्मीदवारों के चयन की एक प्रक्रिया होती है, बाकायदा कई स्तर के सर्वे कराए जाते हैं और उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार तय करती है। फिलहाल अगर कैसरगंज की बात की जाए तो कैसरगंज में स्थानीय लोग या जो आसपास चर्चा है वो निश्चित तौर पर ये बताया जा रहा है कि अगर अब तक कैसरगंज का टिकट नहीं घोषित है तो लोग ये मान करके चल रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी टिकट घोषित करेगी तो हो सकता है ब्रजभूषण सिंह का नाम उसमें न हो, बल्कि किसी नए कार्यकर्ता को मौका दिया जा सकता है। क्योंकि पिछले दिनों ये भी चर्चा थी कि पार्टी ने ब्रजभूषण से ये पूछा था कि अपने किसी कार्यकर्ता को या अपने घर में या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम वो सुझाए जिसको वहां पर लड़ाया जाए। तो ये बताया जा रहा है, हमारे सूत्र ऐसा बताते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने इससे इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि चुनाव खुद लड़ेंगे। उसके बाद से वो लगातार कई दिनों तक क्षेत्र में घूमे और जिसका परिणाम ये हुआ कि बिना परमिशन की गाड़ियों से घूमने के कारण उनको बाकायदा नोटिस दिया गया और उनकी थाने में उनके खिलाफ FIR भी हुई। उसके बाद से लगातार आज कई दिनों से फिलहाल सांसद जो ब्रजभूषण शरण सिंह है वो क्षेत्र का दौरा नहीं कर रहे। जी, क्या उनका दबदबा है, लेकिन बीजेपी भी इस प्रेशर को अच्छी तरीके से समझ रही, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी को ज्यादा समय नहीं देती या किसी की ज्यादा नाक नवोल नहीं सहती है, लेकिन उनका खुद का एक अपने एरिया में दबदबा है, उनका वोट बैंक है। शायद इसलिए बीजेपी ना उनको निगल पा रही है ना उगल पा रही है। देखिए सौम्य, हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अगर हम पिछले कई सालों पहले जाएं जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सांसद हुआ करते थे तब भी भारतीय जनता पार्टी में निर्णय ऐसे ही हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर किसी का कोई राजनीतिक दबाव नहीं चलता, कोई दबदबा नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट काटे हैं जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें टिकट नहीं मिलेगा। तो खैर, अगर उस स्तर से देखा जाए तो ब्रजभूषण कोई बड़ी चीज नहीं है और यहाँ पर पार्टी का टिकट ऐसे कट जाता है कि लोगों को पता नहीं चलता और कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो निश्चित तौर पर उसके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, चुनाव लड़ने वालों की कमी नहीं, क्योंकि ब्रजभूषण के पास जो है वो बहुत से कॉलेज है, कई कॉलेज है, उनका कई तरीके का बिजनेस है, उनका एक बड़ा रसूख है। इस तरीके से उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ता व्यक्तिगत सजा रखे हैं, जिसके कारण पिछले दिनों एक जुमला उनके विषय में कहा गया कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी किसी के दबदबे को नहीं माना। पूरे उत्तर प्रदेश में सभी के टिकट घोषित हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्टी ने ब्रजभूषण के दबदबे को खत्म किया है, निश्चित तौर पर अब वो भी ये मानते होंगे कि ये दबदबा अब उनके ऊपर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। और मात्र 2 सीटें रायबरेली और कैसरगंज, जिसमें कैसरगंज जो की सीट का अभी तक टिकट घोषित नहीं है और अब वो ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि पार्टी आखिर करना क्या चाह रही है। इस समय अगर सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश में है तो निश्चित तौर पर कैसरगंज के टिकट की। उसका प्रमुख कारण यह भी है कि चूंकि ब्रजभूषण के खिलाफ इस तरीके का मामला
मामला उठा था जिसमें देश के नामी खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ धरना दिया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, तो निश्चित तौर पर पार्टी कोई ऐसा निर्णय नहीं करेगा जिसका आने वाले समय में वो उसको किसी भी तरीके की दिक्कत हो। क्योंकि महिला की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो पार्टी बहुत फूंक फूंक करके कदम रख रही है। और आने वाले समय में जो हमारे सूत्र बताते हैं कि आने वाले समय में जो है वो कैसरगंज का टिकट घोषित होगा, और बताया जा रहा है कि जब टिकट घोषित होगा तो जो लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दबदबा चलता है, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी में किसी का कोई दबदबा नहीं चलता। जी सौम्या। बिल्कुल, तो देखिए बीजेपी ने, जैसा आपने बताया, और बीजेपी खुद भी कहती है कि हम किसी को लेकर के इतना आगे नहीं बढ़ते हैं, अगर वो हमारी समीकरणों के हिसाब से फिट बैठ रहा है तो ठीक है, वरना चाहे कितना भी उसके दबदबा हो उसको नहीं देखते। हम इटावा में फिर से आपके पास आते हैं। प्रमोद, अभी तो हमने आपसे मैनपुरी का जातीय समीकरण समझा, क्योंकि आज मैनपुरी में डिंपल यादव ने अपना नामांकन भरा है पूरे लाव लश्कर के साथ। उन्होंने दिखाया कि हम किसी से कम नहीं है, तो कुल मिलाकर के आज बीएसपी के टिकट के बाद ये मामला त्रिकोणीय हो गया। इटावा की अगर हम बात करें, इटावा में किस तरीके का चुनाव चल रहा है? अगर इटावा की अगर बात की जाए तो चुनावों को देखते हुए, या वो बीजेपी के प्रत्याशी रहे हो, या बसपा के हैं, या सपा वाले, ये तीनों प्रत्याशी बिल्कुल कड़े उद्देश्य के साथ तीनों लोग अपने अपने क्षेत्रों में जा करके अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से आम जनता से मिल रहे हैं, उनसे वोट मांगने की अपील भी कर रहे हैं। और उनका समाजवादी पार्टी का एक ही मुद्दा उनके प्रत्याशी जो उठा रहे हैं कि किसानों का जो कर्ज है वो माफ कर दिया जाएगा, अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो हम लोग किसानों का कर्ज को माफ करेंगे। और बीजेपी के कई मुद्दे हैं, बीजेपी भी अपना अपना कह रही है। उसी को देखते हुए 18 तारीख को नामांकन भी की जो प्रक्रिया है वो इटावा में स्टार्ट हो जाएगी। और इटावा में 18 तारीख के नामांकन को स्टार्ट को देखते हुए इटावा के प्रशासन ने भी कमर कस रखी है। जिस तरीके से जो कलेक्ट्रेट सभागार जो है जहां पर नामांकन किया जाना है, वहां के 200 मीटर के एरिया को बंदोबस्त उसका किया जा रहा है, जिससे कि कोई अराजक तत्व नामांकन प्रक्रिया तक कोई हानि ना पहुंचा पाए। और जिस तरीके का अगर प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो इटावा से लेकर कानपुर देहात तक इटावा का लोकसभा पूरा क्षेत्र आता है। तो औरैया है, महवा है, वकेवर है, ये जहां जहां जिलों के क्षेत्र हैं अपने अपने वहां जा रहे हैं। और इस समय हालात जो मैनपुरी सीट के जो प्रत्याशी जो कैंडिडेट हैं, या वो बीजेपी के हों या समाजवादी पार्टी के हों या बसपा के जो आज प्रत्याशी उतारे गए हैं कल, उसको देखते हुए जसवंत नगर जो सीट है वहां अभी तक एक भी प्रत्याशी ने आकर के आम जनता से वोट नहीं मांगे, जबकि अन्य क्षेत्रों में जाकर वोट मांगे जाते हैं। कि ऐसा ही जसवंत नगर की जनता का भी साफ तौर पर यह कहना है कि जब वोट की बारी आती है तो नेता हम लोग के पास आते हैं, हम लोग को एक आश्वासन देते हैं, उसके बाद में हम लोगों को भूल जाते हैं। इस तरीके की चर्चाएं अब समाज में सामने देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल विजय, जिस तरीके से आज टिकट काटा गया और फिर भाजपा ने एक ऐसे चेहरे को टिकट दिया जो अपने में ही एक हस्ती है। अब जानना चाहूंगे आपसे, देवरिया में किस तरीके के मुद्दे हावी हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं, और कौन सा प्रत्याशी उस पर फिट बैठ रहा है? जी बता दें कि देवरिया में बेरोजगारी और महंगाई पर विशेष चर्चा हो रही है। वहीं यहाँ देवरिया की जब बात की जाए तो रमापति राम त्रिपाठी जो हैं वो बहुत ज्यादा क्षेत्र में नहीं दिखते थे, जिससे कि जनता भी इस बार इनसे नाराज थी। और वहीं शशांक मणि की जो बात की जाए तो युवाओं के साथ स्वरोजगार और ग्रामीण उद्योग पे विशेष ध्यान देते थे, और ये जनता में लोगों से, जनता के बीच और लोगों के बीच जाकर के रहते थे, मिलते जुलते थे, जिससे कि इनका वर्चस्व ज्यादा जनता के बीच में है। वहीं रमापति राम त्रिपाठी जो है, इनका भी आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत है, इनका भी अच्छा पकड़ है, और ये अपने कार्यकर्ताओं के बीच कहते थे कि हमारे लिए स्वयं मोहन भागवत जी ने बीजेपी कार्यालय फोन किया था कि रमापति राम त्रिपाठी का टिकट नहीं कटना चाहिए, चूंकि ये उनका कहना सत्य नहीं हुआ और टिकट कट गया। दूसरी चीज, देवरिया जो लोकसभा है ये काफी दिनों से जो एक बार यहाँ सांसद रह जाता है दोबारा उसको मौका नहीं मिलता है। 2008 के समय में देखा जाए तो गोरख प्रसाद जायसवाल थे, उसके बाद से प्रेम प्रकाश सिंह हुए, तीसरी बार में बीजेपी का दबदबा रहा जो कलराज मिश्रा हुए, चौथी बार 2019 में फिर बीजेपी से रिटर्न हुए रमापति राम त्रिपाठी, और इस बार ये शशांक मणि को टिकट दिया गया है देवरिया से। तो कुल मिलाकर के बीजेपी ने वो रिकॉर्ड तोड़ा।
जी, बीजेपी ने ये रिकॉर्ड तोड़ा कि जो एक बार देवरिया से रहता है उसको जो पार्टी एक बार सांसद जिस पार्टी का सरकार यहाँ से रहती है वो पार्टी ये रिकॉर्ड टूट गया कि यहाँ दोबारा रिटर्न करना, तो ये तीसरी बार लगातार बीजेपी के लिए एक अच्छा मौका होगा शशांक मणि को टिकट देकर के। वहीं जो विपक्ष का कैंडिडेट है वो भी कहीं ना कहीं अपने दम पे चुनाव लड़ने की हुंकार रखते हैं, जो कि कांग्रेस से विधानसभा के प्रत्याशी थे रुद्रपुर से, जो कि दूसरे स्थान पे थे। वहीं ये भी अपनी पूरी ताकत लाव लश्कर के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि इनका भी जनता के बीच काफी अच्छा पकड़ है। काफी जनहित के मुद्दाओं को उठाते रहते हैं और जनता के बीच विपक्ष के जो कैंडिडेट हैं अखिलेश प्रताप सिंह, ये पहुंच जाते हैं, लोग पहचान भी नहीं पाते हैं कि ये इतने बड़े नेता हैं। दिवाकर, देखिए पहला चरण जो है वो नजदीक है और कई महत्वपूर्ण सीटें हैं और बीजेपी के लिए ये जो पहला चरण है वो थोड़ा सा कठिनाई भरा जरूर है, क्योंकि वो खुद भी इस चरण पर काफी ध्यान देने की कोशिश कर रही है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर स्थितियां काफी विकराल हैं भाजपा के लिए, तो ऐसा नहीं है गठबंधन के लिए भी उतनी मुश्किल है। तो कुल मिलाकर सभी के लिए जो पहला पड़ाव है ये मुश्किलों से भरा हुआ है। देखिए सौम्य, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि पछुआ बयार जिधर चलती है उधर ही जो है वो मौसम चलता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है, तो निश्चित तौर पर वो सभी पार्टियों के लिए करो या मरो की स्थिति के बराबर है। और अब पहले चरण के चुनाव में मात्र 24 घंटे प्रचार के ही शेष रह गए हैं। इसको लेकर के अभी जो है वो सहारनपुर में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो है और कल ये बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी जो है इसी क्षेत्र में रोड शो करेंगी। तो कुल मिलाकर के जो पहले चरण का रण है उसे शुरू होने में मात्र कुछ ही समय बचा हुआ है और निश्चित तौर पर ये चरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चुनौती भरा है। क्योंकि पिछली बार का जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी मात्र इन 8 सीटों में 3 सीट जीत पाई थी। तो इस बार जो मिशन 80 का उन्होंने टारगेट लिया है उसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रही है। हालांकि इस बार के चुनाव में यह बात कहना जो है कोई अतिशयोक्त नहीं होगा कि मायावती राजनीति की धुरंधर बनकर के उभरी है। उन्होंने जिस तरीके से सामाजिक समीकरण के तहत टिकट बांटे हैं उसने एक तरफ एनडीए गठबंधन और दूसरे तरफ इंडी गठबंधन दोनों को चकमा देने का काम उन्होंने किया है। और उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आएगा लोकसभा का वो कहीं ना कहीं मायावती का जो टिकट का वितरण है उसके ऊपर काफी हद तक डिपेंड करेगा। लेकिन जिस तरीके से जो है एनडीए के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की मेहनत की है, आखिरी समय में योगी जो खुद लगातार उतरे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उतरे, राजनाथ सिंह की भी वहां पर सभा हुई, खुद जो है नरेंद्र मोदी वहां आए, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर अपने चुनावी प्रचार में बाकी नहीं रखी है। जनता तक उन्होंने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया है। साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रवाद का और अब जो है महिलाओं की सुरक्षा, स्वाभिमान का, आस्था का सब ये सभी चीजें उन्होंने लोगों के बीच तक पहुंचाई है। और उन्होंने उनका एक कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि विकसित भारत का संकल्प अगर पूरा करना है तो भारतीय जनता पार्टी के पास के साथ लोगों को रहना होगा। इसी परिपेक्ष के साथ वो लगातार आगे बढ़ रही है। तो वही लगातार जो विपक्ष भी उसने भी कई मुद्दों को लगातार उठाया है, चाहे वो जातिगत जनगणना रहा हो, चाहे वो किसानों की मुद्दा रहा हो। इस तरीके के जो है विपक्षी गठबंधन ने भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन चूंकि अब लगातार पहला राउंड होने जा रहा है, पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, तो जो पश्चिम के मतदाता तय करेंगे, पश्चिम का जो पहला चरण होगा वही धीरे धीरे पश्चिम से पूरब की तरफ आएगा। और ये माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी के मतदाता जिसका भाग्य लिखेंगे धीरे धीरे उत्तर प्रदेश वही जीतेगा। जी सौम्या। बिल्कुल, आप चारों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के मायावती एक सोई हुई शेर की तरह उठ करके सामने आई है और बीजेपी ने जो अपना 80 का लक्ष्य दिया है वो इतना आसान नहीं होने वाला है। इस बार बसपा ने भी अपने टिकटों को ऐसा वितरित किया है जिससे गठबंधन और भाजपा दोनों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार रैलियों में लिप्त है, जनता के बीच जाकर अपनी बातों को बता रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है, बरकरार है। जनता के मन में राम का नाम लगातार स्मरण रहे, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का जिक्र अपनी हर रैली में करती है। वहीं गठबंधन में 2 लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से सामने आई है, कितना कमाल दिखा पाती है ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इतना ही, बने रहिएगा IBC न्यूज के साथ। नमस्कार।